अस्सलाम वालेकुम। मुझसे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए थे कुछ फ्रेंड्स की तरफ से, जिसमें एक मेन क्वेश्चन था कि क्या मुझे किसी कंसल्टेंट के पास जाना चाहिए फॉरेन स्टडी के लिए या नहीं। तो इस वीडियो में मैं बेसिकली इस टॉपिक को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं और डेफिनेटली उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम भी होता है, क्योंकि चीज़ें इतनी इजी नहीं होती है। तो अगर आप मेरे चैनल के ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, और अगर आप नए व्यूवर हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की हेल्पफुल इंफॉर्मेशन आने वाले दिनों में आती रहे। तो चलते हैं वीडियो डिटेल की तरफ कि बेसिकली अगर आप फॉरेन स्टडी प्लान कर रहे हैं तो आपको किसी कंसल्टेंट के पास जाना चाहिए या नहीं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको बेसिकली हमारे जो स्टूडेंट हजरात हैं वो एड्रेस नहीं कर पाते, और ज़ाहिरी बात है उनके लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस भी आती हैं, क्योंकि कई कंसल्टेंट जो होते हैं वो उनको ऐसी कंट्री में लैंड करा देते हैं जहाँ पे ना आपकी बेसिकली लाइफ वहाँ पे जो आपने गोल सेट किए होते हैं वो आपके बेसिकली अचीव हो जाते हैं। डिस्पाइट ऑफ दैट यू लूज़ मनी एंड टाइम एज वेल। जैसे मेरे काफ़ी सारे दोस्त थे, जब उन लोगों ने पाकिस्तान में मेरे साथ ही स्टडी के लिए अप्लाई करना था, तो चूँकि मैं तो ज़्यादातर प्रोसेस खुद ही कर रहा था, और मैं यहाँ पे जब मूव हुआ था बेल्जियम में तो बेसिकली मैंने A to Z सारा प्रोसेस खुद ही किया था। हाँ, मैं कंसल्टेंट के पास गया ज़रूर था काफ़ी जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी में थे, लेकिन बेसिकली अपने आप को एजुकेट करने के लिए मैंने उनकी सर्विसेज एक की भी नहीं ली थी। तो बेसिकली होता क्या है, हम लोग ब्लाइंडली चले जाते हैं किसी कंसल्टेंट के पास। अब कंसल्टेंट बैठा मार्केट में इसलिए है क्योंकि उसने आपकी ही थ्रू बेसिकली अपनी अर्निंग करनी होती है। अब यहाँ पे हर कंसल्टेंट का अपना मोटिव होता है कि बेसिकली उसने आपसे कितना कमाना है। कुछ कंसल्टेंट तो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं और बेसिकली आपको आपकी सिचुएशन के मुताबिक गाइड कर लेते हैं, लेकिन अगर आप मेजॉरिटी की बात करें तो बेसिकली उनका एक ही एम होता है आपसे मैक्सिमम अर्निंग करना, चाहे वो फ़ी की मद में जो कमीशन मिलती है उनको यूनिवर्सिटी से बेसिकली उसमें आपसे अर्निंग करना, या फिर आपको दूसरे तरीक़ों से जैसे फीसेस वगैरह हो गए, एप्लीकेशन फ़ीस आपसे ले लेते हैं, कंसल्टेंसी फ़ी आपसे ले लेते हैं, या आपके डिफरेंट किस्म के चार्जेस, तो राउंड अबाउट मिला के आपसे अच्छे खासी पेमेंट ले लेते हैं। तो ज़ाहिरी बात है हर बंदे की सिचुएशन डिफरेंट होती है। तो ये चीज़ें बेसिकली मार्केट में चल रही हैं। अब चलते हैं दूसरे पर्सपेक्टिव के लिए। तो जैसे मैंने प्रोसेस शुरू किया था तो मुझे बेसिकली कॉम्प्लिकेशंस थी कि मैं किस यूनिवर्सिटी या किस कंट्री को टारगेट करूं। तो अगर आप YouTube पे सिंपली चले जाएं, किसी भी कंट्री को बेसिकली आप सर्च आउट करें, आपको उतनी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि मेरे हिसाब से जो चीज़ें आपने कंसल्टेंट के थ्रू अपने आप को पेमेंट करा के बेसिकली वो चीज़ अचीव करनी है, वो आप डायरेक्टली खुद ही प्रोसेस कर सकते हैं। स्पेशली वो जो मास्टर या PhD के लिए एम कर रहे हैं, बैचलर के बाद वाले, जो कि मेरे हिसाब से इतने मैच्योर होते हैं कि उनको किसी कंसल्टेंट के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं होती है। तो अगर आप मास्टर स्टडीज़ के लिए प्लान कर रहे हैं और आप ये सिंपल सा रिसर्च ही नहीं कर सकते कि मैं किस कंट्री को बेसिकली अपनी स्टडी के लिए चूज़ करूं, उनकी रिक्वायरमेंट क्या चीज़ें हैं, और इसके अलावा मतलब आपको क्या क्या इश्यूज़ आ सकते हैं, जैसे जॉब सर्च हो गया, वहाँ की अर्निंग और ये चीज़ें। क्योंकि मैं जब चूज़ कर रहा तो मेरे सामने तीन कंट्रीज़ थी, एक जर्मनी, इसके अलावा मैं उस वक्त कनाडा का भी अप्लाई कर रहा था, और इसके अलावा थर्ड जो मेरे पास ऑप्शन था बेल्जियम का। तो मेरे जो टीचर्स थे उन लोगों ने मुझे एक चीज़ गाइड की, जो ऑलरेडी अब्रॉड में या तो PhD करके आए हुए थे या वहाँ पे PhD कर रहे थे, कि अगर आपके पास फ़ंड नहीं है
और आपको इश्यूज़ हैं तो टारगेट द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन दोज कंट्रीज़। जैसे मैंने बेल्जियम का टॉप बिजनेस स्कूल जो कि एंटवर्प मैनेजमेंट स्कूल था, उसको अपनी एडमिशन के लिए टारगेट किया। अब बेस्ट बिजनेस स्कूल या बेस्ट इंस्टीट्यूट की तरफ आप क्यों जाते हो? वहाँ पे बेसिकली आपके लिए ऑप्शंस ज़्यादा होते हैं। अब मेरा जब एडमिशन हुआ तो मैंने अपने कोऑर्डिनेटर से ये चीज़ डिस्कस की कि मेरे पास तो फंडिंग नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है, हमारे पास फंडिंग है, हम आपको दूसरी फंडिंग ऑप्शंस बता देते हैं, जिसमें एक ये था कि आप कोई इंस्टीट्यूट टोटली फंड आउट कर लेती है और आपकी जब जॉब लगती है तो बेसिकली आप फंड रिटर्न करते हो। कुछ यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप भी ऑफ़र करती हैं। कुछ यूनिवर्सिटी जो है वो ऑलरेडी जैसे डिफरेंट कंट्रीज़ हैं उनकी ऑलरेडी स्कॉलरशिप भी होती हैं। जैसे स्वीडन में प्रोफेशनल्स के लिए भी स्कॉलरशिप है, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप भी है। जर्मनी की बात करें तो जर्मनी की भी काफ़ी स्कॉलरशिप्स आ रही होती हैं यूनिवर्सिटी लेवल पे भी, कंट्री लेवल पे भी। डेनमार्क की बात करें तो उनकी भी स्कॉलरशिप्स हैं कंट्री लेवल पे भी और यूनिवर्सिटी लेवल पे। इस तरह डच गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है। नॉर्वे की तो ऑलमोस्ट एजुकेशन फ्री है। उसके बाद बेल्जियम की अगर बात करें तो मास्टर माइंड है। यूके की हम बात करें तो यूनिवर्सिटी या कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप है। इसके अलावा इटली में अगर बात करें तो वहाँ पे भी पीएचडी के ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं और मास्टर के लिए भी लोग स्कॉलरशिप पे आ रहे होते हैं। यूएस की बात करें तो फुल ब्राइट है आपके पास, और इसके अलावा यूनिवर्सिटी लेवल पे आपको डिफरेंट फ़ी की कंपनसेशन दी जाती है और यूनिवर्सिटी लेवल पे भी स्कॉलरशिप्स हैं। उसके बाद बात करें अगर कनाडा की तो उनकी भी यूनिवर्सिटी लेवल पे स्कॉलरशिप है, लेकिन वहाँ पे कंपटीशन टफ होता है। चाइना का तो ऑप्शन ऑलरेडी हमारे एशियन कंट्रीज़ में काफ़ी यूटिलाइज़ किया जा रहा है, जो कि नो डाउट एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आपको बाकी कंट्रीज़ में मतलब कोई यूनिवर्सिटी क्लिक नहीं कर रही है या आपको एडमिशन के लिए डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं, या अगर आप जर्मनी जैसे कंट्री में जा रहे हो, एजुकेशन तो फ्री है लेकिन आपको ब्लॉक अकाउंट चाहिए, जो कि आपके पास फंड्स नहीं है, तो ये चीज़ें आप डिफरेंट कंट्रीज़ जो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स ऑफ़र कर रही हैं वो आप ज़रूर ऑफ़र मतलब उसके लिए अप्लाई करें। अब यहाँ पे मेन चीज़ हम बेसिकली क्या मिस आउट कर रहे होते हैं। जैसे मैं स्टडीज़ के लिए प्लान आउट कर रहा था, तो ये नहीं था कि मैंने प्लान किया और नेक्स्ट मंथ मुझे बेसिकली एडमिशन मिल गया। तो ये चीज़ें इतनी जल्दी वर्कआउट नहीं करती है। मैं जॉब भी कर रहा था उन दिनों में, इसके अलावा जॉब के साथ साथ मैंने काफ़ी चीज़ें मैनेज करनी थी और जॉब भी मेरी काफ़ी रिमोट सिटी में, एक छोटे से सिटी में थी। तो आपने थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना होता है। और बाकी अगर आप टारगेट कर रहे हो बिग इंस्टीट्यूट्स तो उनकी रिक्वायरमेंट भी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती हैं। जैसे मैंने अनपेड लीव लेके बेसिकली आइल्स और जीआरई की प्रिपरेशन की थी इस्लामाबाद से। रीज़न क्या था? अब जीआरई मेरा 2013 में मैंने दिया था, उस वक्त 6.5 आया था, तो मेरे लिए ये मिनिमम रिक्वायरमेंट मैं उस वक्त भी फुलफ़िल कर रहा था, और अगर बगैर प्रिपरेशन के मैं चला जाता तो ऑलमोस्ट ये रिक्वायरमेंट तो आ जाती। लेकिन अगर आपने स्टैंड आउट करना है एप्लीकेंट में तो आपको थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करनी पड़ती है। अब लोग क्या करते हैं, 20 लाख 22 लाख 30 लाख तक यूनिवर्सिटीज़ को फीसेस पे कर रहे होते हैं, लेकिन बेसिकली वो इन चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं करते, जो कि बाद में उनके लिए ज़ाहिर बात है डिफ़िकल्टी हो जाती है। एडमिशन तो मिल जाता है लेकिन आपको ये पेमेंट करनी पड़ती है। तो बजाय आप वो पैसे किसी कंसल्टेंट पे स्पेंड करें, वो अपनी इन टेस्टिंग के ऊपर स्पेंड करें। अब वो क्या करते हैं, ये जो जैसे अगर आपका आइल्स में अच्छा स्कोर है, आपका जीआरई या जीमैट में अच्छा स्कोर है, तो ये बेसिकली आपको टॉप इंस्टीट्यूट की स्कॉलरशिप्स के लिए एलिजिबल करा देते हैं। इवन जैसे अगर आप जर्मनी, स्वीडन या बेल्जियम वगैरह के देख लें तो मेजॉरिटी स्कॉलरशिप्स जो हैं वो हमारे एशियन कंट्रीज़ की इंग्लिश प्रोफिशिएंसी नहीं मानते, तो वो बेसिकली आपको उनके लिए जीआरई या जीमैट या आइल्स करना पड़ेगा अगर आप टारगेट कर रहे हैं कि मैं फ्री फंडिंग यूनिवर्सिटीज़ में ट्राई करूं। उसके बाद थर्ड जो मेन ऑप्शन है, जो जाते हैं लोग कंसल्टेंट के पास, वो वीज़ा के लिए जाते हैं। तो वीज़ा के लिए आपको बेसिकली किसी कंसल्टेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम बात करें वीज़ा एप्लीकेशन की तो ठीक है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, लेकिन
अगेन मैं वही बात करूँगा कि अगर आप सिंपल सा यूट्यूब में उस कंट्री का वीज़ा प्रोसेस गूगल आउट करें, जैसे बेल्जियम पे मैंने काफ़ी डिटेल वीडियोस भी बनाई हुई हैं, स्वीडन पे भी मैंने बनाई हुई है, इसके अलावा डेनमार्क वगैरह का भी मैंने प्रोसेस बेसिकली एक्सप्लेन किया हुआ है। मैं पाकिस्तान से बेल्जियम गया था और मैंने वहीं पे स्टडी की। उसके बाद मैं वहाँ से स्वीडन भी मूव आउट हुआ मैंने। उसके बाद इनके बीच में मैं आयरलैंड भी होके गया हूँ। इसके अलावा यूके का भी मेरा वीज़ा लगा हुआ है पीएचडी के लिए। उसके बाद तुर्की भी मैं होके आया हूँ, जो कि मेन कंट्रीज़ है। अगर देखा जाए तो ये एप्लीकेशन प्रोसेस मैंने सारा खुद कैरी आउट किया है। मैं बेसिकली एम्बेसी की वेबसाइट ही मेरे लिए सब कुछ है। अगर वो मुझसे मांग रही है कि आपकी इतनी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, आई हैव टू फुलफिल दैट। अगर वो मुझसे मांग रही है कि ये डॉक्यूमेंट अटेस्ट होने चाहिए, तो मैं उसको बेसिकली फुलफिल करूँगा। बाकी जो उसमें एक मेन चीज़ आ जाती है मोटिवेशनल लेटर, तो उस पर आप थोड़ा सा वर्कआउट करेंगे, पर्पस को डिफ़ाइन करेंगे। जैसे मैंने यूके का वीज़ा भी रिसेंटली अप्लाई किया था पीएचडी के लिए, तो मुझे 3 दिनों के अंदर इन लोगों ने डिसीजन दे दिया था, क्योंकि आप डॉक्यूमेंटेशन को इतना क्लियर करें कि उनको कोई डाउट ही ना रहे। तो ये बेसिकली मेन चीज़ें हैं जो कि आपको कंसल्टेंट इनके चार्जेस आपसे लेते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप बैचलर के लिए आ रहे हैं तो थोड़े बहुत इश्यूज आपको आ सकते हैं, लेकिन वो भी इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है। आप अगर थोड़ा सा इंफॉर्मेशन सर्च करें तो आई थिंक कि ये चीज़ें हो सकती है। और उसके बाद अगर आप मास्टर के लिए आ रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपको किसी कंसल्टेंट के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप थोड़ा सा अपना रिसर्च बेस बढ़ाएंगे तो बेसिकली ये आपको काफ़ी चीज़ों में हेल्प आउट करेंगे। अब रिसर्च की बेसिकली मैं बात क्यों करता हूँ, जब आप कि पाकिस्तान से या इंडिया या बांग्लादेश से ये हैबिट हो जाएगी कि मैंने चीज़ों को रिसर्च आउट करना है, तो आप बेसिकली आपको बेनिफिट क्या होगा। अब आप सपोज करें वहाँ से मूव आउट हो रहे हो जर्मनी या बेल्जियम मूव हो रहे हो या स्वीडन मूव हो रहे हो, तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड होते हो कि मैं वहाँ पे जाके किस किस्म की जॉब करूँगा, मैं वहाँ पे जाके कितनी अर्निंग करूँगा, मुझे अपने साथ बेसिकली क्या कितने एक्सपेंसेस लेके जाने पड़ेंगे, मुझे अपने लिए क्या बैकअप रखना पड़ेगा, और मैं वहाँ पे किस तरह लोगों को रीच आउट करूँगा। अब रीच आउट के लिए एक बेस्ट ऑप्शन ये है कि फेसबुक पे ऑलमोस्ट किसी भी कंट्री का आप गूगल आउट करें, आपकी अपनी कंट्री की कम्युनिटी पड़ी हुई है, तो उन ग्रुप्स को ज्वाइन करें। आप वहाँ पे सिंपली एक क्वेश्चन पोस्ट आउट करेंगे, आपको कोई ना कोई वहाँ पे अल्लाह वाला रीच आउट कर देगा। और मेरे हिसाब से मैंने भी यही चीज़ें की है, मैंने लोगों को रीच आउट किया है और मुझे इन चीज़ों से काफ़ी बेनिफिट मिला है। और मैं उन्हीं चीज़ों की वजह से कंट्रीज़ में बेसिकली मैंने वीज़ा अप्लाई किए, यूनिवर्सिटीज़ को बेसिकली प्रोसेस सारा कुछ खुद ही किया है। और यही चीज़ें हैं जो कि मैंने कंसल्टेंट को जब विज़िट किया था तो इन्हीं चीज़ों के पैसे ले रहे थे। इवन दो जब मैं पाकिस्तान में था तो मैंने काफ़ी 1-2 कंसल्टेंट को विज़िट किया था, जो कि मैं नाम नहीं लेना चाहता, इस्लामाबाद में, जो कि नामी गिरामी है। तो उन्होंने तो मुझे यहाँ तक कह दिया था कि आपका वीज़ा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मेरा ऑलरेडी मास्टर था। उसके बाद मैं 3 से 4 साल काम भी कर चुका था, तो वो कह रहे थे पॉसिबल नहीं है दूसरे मास्टर के लिए और पीएचडी के लिए। उस वक्त मेरी सिचुएशन नहीं थी, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट मैं वेल प्रिपेयर नहीं था उस वक्त, क्योंकि ज़ाहिरी बात है पाकिस्तान की रिसर्च और फ़ॉरेन की रिसर्च में तो काफ़ी डिफरेंस है, स्पेशली मैनेजमेंट साइंस की फील्ड में अगर आ जाएं। बाकी फील्ड्स काफ़ी अच्छी हैं, जैसे बायोकेमिस्ट्री और ये इसके अलावा केमिस्ट्री वगैरह और इंजीनियरिंग, तो उनको डायरेक्ट क्लिक आउट हो जाती है। लेकिन मैनेजमेंट साइंस में थोड़ा बहुत आपको इन चीज़ों की तरफ, डबल स्पेशलाइजेशन की तरफ जाना पड़ता है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो बेसिकली मैंने हाईलाइट की हैं। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें हेल्प आउट करेंगी। और अगर आपको लोगों को फिर भी कोई इशू आता है, डेफिनेटली यू कैन रीच मी आउट थ्रू माय कांटेक्ट डिटेल्स। और इसके अलावा आप वीडियो पे कमेंट करके मुझे कोशिश होगी कि आप लोगों को मतलब एज अर्ली एज पॉसिबल आप लोगों को रिस्पांस दिया जाए। तो बस यही कहूँगा, विश यू बेस्ट ऑफ लक। और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस टाइम पे मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।